हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आज हम मिलेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से, जो हमें ये बताएंगे कि कैसे अपनी बोन्स का, अपने जॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं और बढ़ती उम्र में भी अपने पैरों पे बिना किसी डिपेंडेंसी के कैसे खड़े रह सकते हैं। हेलो सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपका स्केड्यूल बहुत बिजी था, बड़ी मेहनत की है मैंने आपका टाइम लेने के लिए। सर तो आप लाइव जुड़ तो गए हमारे साथ। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप जो इतने बिजी रहते हैं, आपके पास जो पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी होती है, तो किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? दर्शकों, सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स अगर कहें हमारे पास आते हैं तो वो मेनली जॉइंट पेन, ओल्ड एज में जी, ओल्ड एज में बैक पेन। ओल्ड एज का मेरा मतलब ये है कि एल्डरली, ओके, ठीक है। और जब मैं ओल्ड एज की बात करूंगा तो मोर देन 50 की बात कर रहा हूँ, बिलो 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बियॉन्ड जी। तो उनमें मेनली कॉमनली जो देखा गया है जॉइंट पेन होते हैं, उनको बैक पेन होता है। और जो लोग फिट हैं, ऑफिस में रेगुलर काम करते हैं, उनको यूजुअली कंधों में दर्द, नेक में दर्द, शोल्डर में दर्द, अपर बॉडी में दर्द होता है। फीमेल्स में मेनली जो यंगर एज की हैं, उनमें हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द, चलने में डिफ़िकल्टी, यही मेन ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं जी। अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें, पूरे ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम जो हमारे पास आती हैं, एक प्रॉब्लम है बोन्स की प्रॉब्लम जी, दूसरी प्रॉब्लम है जॉइंट की प्रॉब्लम जी, एंड तीसरी प्रॉब्लम आती है मस्कुलोस्केलेटल की प्रॉब्लम, एंड चौथी प्रॉब्लम आती है स्पाइन की प्रॉब्लम। इसके अलावा और कुछ ऑर्थोपेडिक्स में है नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बोन्स की प्रॉब्लम से। बोन्स की प्रॉब्लम नॉर्मली यंग एज में, यानी एज लेस देन 50 इयर्स कम देखने को मिलती है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, न्यूट्रिशन ठीक है, लोगों को अच्छा खाना पीना मिलता है, तो उनको बोन्स की प्रॉब्लम कम मिलती है। जो कॉमनली देखी गई डिजीजेस हैं उसमें अगर देखा जाए तो बच्चों में अगर हम बात करें तो बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम है। और लॉकडाउन जो हमारा अभी हुआ था कोविड की वजह से, उसके बाद काफ़ी बच्चे घरों में रहे हैं, उसके बाद उनके बोन्स डिफॉर्म होने लगी हैं, उनको जॉइंट्स में पेन होने लगा है, और दिस इज बिकॉज ऑफ रिकेट्स। और वो रिकेट्स ऐसा था कि लोगों ने घर से बाहर बच्चों को जाने नहीं दिया, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, सन का एक्सपोजर नहीं हुआ, एक्सरसाइज नहीं हुई जी, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये सबसे बड़ा रीजन था बच्चों में पोस्ट कोविड रिकेट्स होने का जी। अब बच्चों से ऊपर उठते हैं। अब फीमेल्स, यंग मेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यंग मेल में जो एक प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें लोअर बैक में पेन होता, स्टिफनेस होती है। आपने देखा होगा, कुछ आपके दोस्त या सोसाइटी में लोग होंगे, आपने देखा होगा वो यूं कर चलते हैं, गर्दन सीधी रहती है, मुड़ के बात करनी है तो यूं बात करेंगे या यूं बात करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है। इसकी शुरुआत यूजुअली सेकेंड डिकेड के लेट या थर्ड डिकेड में, समझ लीजिए 20 साल के बाद होती है। और ये अपने आप में काफ़ी खराब डिजीज़ है। इसमें आपने देखा कि पूरा स्पाइन स्टिफ हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो स्पाइन स्टिफ होने के साथ साथ ऐसे बेंड होता है जी, और हड्डियां जो हैं कमज़ोर होती हैं, और गिरने पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यंग मेल्स की प्रॉब्लम है, ये फीमेल्स में यूजुअली नहीं होती। 99% ये मेल्स में ही होती है, फीमेल्स में नहीं होती है जी। और इसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, और ये कहें कि जब मौसम चेंज होता है तो तकलीफ बढ़ती है बहुत सारे लोगों में। इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज स्पाइन आपका फ्यूज हो जाएगा और उसको ठीक नहीं किया जा सकता। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हिप जॉइंट को भी इन्वॉल्व करती है, वेरी रेयरली नी एंड शोल्डर को इन्वॉल्व करती है। हिप जॉइंट को इन्वॉल्व करने के बाद हिप जॉइंट फ्यूज हो जाता है, और जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे करके बैठ पा रहा हूँ, ऐसे करके बैठ पा रहा हूँ, सारे मूवमेंट हो रहे हैं, ये सब स्टिफ हो जाता है, और पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, बैक पेन, हिप पेन होता है। और इसका ट्रीटमेंट, अगर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हिप की है तो ट्रीटमेंट इज हिप रिप्लेसमेंट। अब इसके ऊपर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट डिजीज आती है वो यंग फीमेल की डिजीज कहें, जो यूजुअली थर्ड डिकेड या फोर्थ डिकेड में होती है, जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। सही कहा आपने, काफी ज्यादा है। भगवान ने बिल्कुल बैलेंस बना के रखा है, पहले एनकाइलोजिंग मेल्स को दी तो फिर फीमेल्स को रिमेटॉइड आर्थराइटिस दी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस 90% फीमेल्स की डिजीज है, मेल्स में यूजुअली नहीं होती है। सेम जैसे एनकाइलोजिंग मेल्स में होती है और फीमेल्स में नहीं होती है।
इसी तरह से। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट का पेन होता है, हाथों में, उंगलियों में, पैरों में स्टिफनेस होती है। सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि आपको सुबह सो उठते हैं, आपकी शरीर में अकड़न सी होती है और जॉइंट पेन हल्के हल्के होते हैं। ओके। किसी भी जॉइंट पेन को रिमेटॉइड नहीं कहा जा सकता। ओके। किसी भी जॉइंट पेन को आर्थराइटिस नहीं कहा जा सकता। जब आपकी जॉइंट पेन कम से कम 2 साल तक लगातार हो, लगातार का मतलब कि पिछले साल जाड़े के समय आया तो आया, मौसम चेंज हुआ तो आया और फिर अभी आ रहा है, पूरे 2 साल तक नहीं होगा। ये वैक्सिंग एंड मैनिंग पैटर्न होगा, अप एंड डाउन होता रहेगा, पर ये पैटर्न 2 साल तक है तो यू आर आर्थराइटिक पेशेंट, आइदर रिमेटॉइड और एनी आर्थराइटिस। रिमेटॉइड के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन है कि बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे को रिमेटॉइड नहीं, मेरा तो ब्लड टेस्ट निगेटिव है। हाँ, या फिर वो मानते नहीं है ना, मुझे कैसे हो सकता है। हाँ, ये एक होती है स्टेटमेंट होती है। और अगर किसी को भी पूरी बॉडी में स्टिफनेस है, अर्ली मॉर्निंग उसको उठने में तकलीफ होती है और जाम सा रहता है सारे जॉइंट, और ऐसा 2 साल तक हो रहा है, तो वो मान के चले अगर वो फीमेल है तो उसको रिमेटॉइड है। ओके। मेजॉरिटी। अब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो रिमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट होता है, एंटी-सीसीपी का टेस्ट होता है, यानी एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। ये टेस्ट पॉजिटिव अगर आते हैं तो ये कंफर्म करते हैं कि रिमेटॉइड है, पर अगर नेगेटिव आते हैं तो ये नेगेट नहीं करते। ओह, अच्छा। तो इस तरीके के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हाँ, तो अगर पॉजिटिव है तो यू आर रिमेटॉइड, बट नेगेटिव अगर है, उस नेगेटिव रिजल्ट के बाद भी आपको रिमेटॉइड हो सकता है और उसको आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए जी। और रेगुलर रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरत होती है। जैसे आप ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलर दवा खाती हैं, जैसे आप थायराइड के लिए रेगुलर दवा खाती हैं, जैसे आप डायबिटीज़ के लिए रेगुलर दवा खाती हैं, उसी तरीके से रिमेटॉइड आर्थराइटिस इन फीमेल्स या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन मेल में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, ये बंद नहीं होता। तो क्या ये ठीक हो जाता है? ये ठीक नहीं होता, क्योर नहीं है इसका, मैनेजमेंट है। मतलब कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे डायबिटीज का क्योर नहीं है, मैनेजमेंट है। उसके साथ ही आपको जीना है। ब्लड प्रेशर का क्योर नहीं है, मैनेजमेंट है। उसी तरीके से रिमेटॉइड आर्थराइटिस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का क्योर नहीं है, मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट के साथ आप पूरी एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। ओके, मतलब उससे आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स में है या कोई एथलीट है, फिर उसको दिक्कत हो सकती है? पहली चीज ये कि अगर एथलीट है और स्पोर्ट्स में है, तो उसमें रिमेटॉइड या एनकाइलोजिंग होने के चांसेस तो हैं, पर उनका जो प्रोग्नोसिस है बहुत अच्छी होती है। अच्छा। रीजन बीइंग कि वो बहुत एक्टिव रहते हैं, फिट रहते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जो उनको फिट बना के रखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स वाले जो पेशेंट्स हैं, पर्सन लोग हैं, उनमें अगर रिमेटॉइड है या एनकाइलोजिंग है तो वो बहुत फिट रहेंगे, बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस रहेगी एज कम्पेयर टू नॉन स्पोर्ट्स। इसका मतलब कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, तो आपकी प्रोग्नोसिस बेहतर है, विद मैनेजमेंट और विदाउट मैनेजमेंट। चलिए, ये एक बात बहुत खूबसूरत बोली सर ने कि अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, फिर आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, तो आपकी बॉडी मतलब उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी। और अगर ऐसा है तो आप अभी से ये शुरू कर सकते हैं, राइट? मतलब अपनी बॉडी को हमेशा एक्शन में रखना बहुत जरूरी है सर, राइट? सर, आपने 2-3 चीजें अभी जो समझाई, उसमें से 2-3 सवाल हैं। बिल्कुल। पहले तो ये कि जो आपने कहा कि कोविड के बाद बच्चों को घर में रखा गया, वैसे भी जो इंडियन फीमेल्स हैं खास तौर से, ठीक है, जब भी वो फुल बॉडी चेकअप होता है, उसमें D3 और कैल्शियम, इनकी कमी होती ही होती है। मतलब D3 तो शायद ही कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका प्रॉपर होगा, जैसे मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, पर मैंने देखा है जनरली D3 लोगों के कम होते हैं, फीमेल्स में खास तौर से। सर, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जो हम मेट्रोज में देखते हैं, हमारी आपकी जो लाइफ है, या अगर हम कहें कि यहाँ दिल्ली का तो लोअर मिडिल क्लास भी आज कार से चलता है, बिल्कुल सही, एयर कंडीशन में रहता है, ऑफिस में एयर कंडीशन, मेट्रो में एयर कंडीशन, बसेस में एयर कंडीशन, एनवायरनमेंट को छोड़ के हर जगह एयर कंडीशन लगा हुआ है। सन का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, आदमी के पास टाइम नहीं है, 9 बजे से ड्यूटी करनी तो उसे 7 बजे निकलना है और 6 बजे खत्म होनी तो 9 बजे घर पहुंचना है, तो उसके पास टाइम भी नहीं है। ये जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है रिस्पॉन्सिबल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। मतलब ये लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि डायबिटीज और बीपी, कोलेस्ट्रॉल लाइफस्टाइल डिजीज हो गए, ये बिल्कुल वैसे ही। सर, तो विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए वैसे तो डॉक्टर्स देते हैं बहुत सारे कैप्सूल्स वगैरह, लेकिन उसको कमी को पूरा करने के लिए अगर किसी न्यूट्रिशन की बात करूं तो क्या क्या चीजें खाने में ऐड करनी चाहिए? सनलाइट।
पर सर सनलाइट भी तो सुबह 9 बजे के पहले का होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, अरे ना होने से तो बेहतर है कि वो बाद वाला तो सन टैन कर देता है, फिर वो लोग, ये वही तो प्रॉब्लम है ना। आप सन टैन की चिंता ज्यादा करते हैं, वो ठीक है, वो एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं आप, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट मेजॉरिटी को डाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है यूजुअली। एग में थोड़ा बहुत होता है बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। बट सनलाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सनलाइट एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। ओपन एनवायरनमेंट, ओपन एयर। आजकल तो लोग कहते हैं मैं 1.5 घंटे जिम करता हूँ, पर एयर कंडीशन वाली जिम है। हाँ, उनका अगर आप विटामिन डी देखें तो उनका भी लो होगा। तो विटामिन डी को आप एक्सरसाइज से रिप्लेस नहीं कर सकते। विटामिन डी के लिए यू हैव टू बी इन ओपन लाइट, ओपन एयर फॉर बेटर हेल्थ। हाँ, अब बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जिस क्लास की आप बात कर रहे थे, जिनको सन टैन होता है, जो ब्यूटी या फैशन इंडस्ट्री या मॉडर्न जैसा भी आप कहना चाहें, या सोशली क्लास 1 कहें या पेज 3 वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये सन टैन इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए, या ये कहें कि जो भी लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि सन एक्सपोजर नहीं पॉसिबल, कुछ लोगों से नाइट शिफ्ट है, वो ऑब्वियसली दिन में सोते हैं, वो नहीं सन में जा सकते, तो उनके लिए मेरा ये मानना है कि विटामिन डी की ओरल डोज लेना जरूरी है। उसको रेगुलर अपने डाइट का हिस्सा बना लें। इनिशियली अगर आपको डायग्नोज हुआ है कि आपका विटामिन डी कम है, तो आपको विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के कैप्सूल वीकली लेने चाहिए, और 15 से 20 हफ्ते लेने के बाद हर 15 दिन में 1 कैप्सूल आप लेते रहिए। उसके लिए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ओके। और व्हाट अबाउट कैल्शियम, क्योंकि फीमेल्स का खास होता है कैल्शियम कम रहता है, तो कभी उनको शलगम खिलाया जाता है, कभी मतलब तरह तरह की चीजें जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा हो। अब एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी आदमी जो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, एक्टिव है, डेली अपने सारे काम सेल्फ सफिशिएंट है, कर रहा है जी, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी आप कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको वो देखना बंद कर दे। अच्छा, क्योंकि उससे मैनेजमेंट डिसाइड नहीं होता है। ओके। वो कभी अप डाउन हो सकता है, वो आपके में कोई डिजीज नहीं बताता। राइट। उसका यूज केवल डॉक्टर्स के लिए है, या पेशेंट्स जो आईसीयू में हैं या हॉस्पिटल एडमिटेड है। ओके। नॉर्मल आदमी अपने कैल्शियम के लेवल को लेके परेशान ना हो। मैंने देखा पेशेंट आता है, अब उसके पास पूरे इतनी मोटी लिस्ट होती है, सारे टेस्ट में जिसमें बोल्ड लिखा होता है वो उसको लेके परेशान होता है। आपको जितने बोल्ड लिखे उसको देख के परेशान नहीं होना, आपको अपने भरोसे के डॉक्टर के पास जाना है, जो वो कहे सिर्फ वो सुनना है। ओके। तो कैल्शियम का लेवल, फॉस्फेट का लेवल, सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल, आयरन का लेवल, इन सब पे न जाते हुए फॉलो योर डॉक्टर। ओके, चलो डॉक्टर के पास जाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप टेस्ट करा के। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल हर कोई डॉक्टर हो गया ना, वो इंटरनेट पे पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इंटरनेट से आपको बता दूं, मैं सबके लिए बता रहा हूं, वो सारे लोग जो गूगल पे भरोसा करते हैं, वो सबसे पहले गूगल करें और उस पर टाइप करें इडियट सिंड्रोम। अच्छा। इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। इट्स मेडिकल डिजीज, psychological disease. It's dangerous. No, anybody can search it. This is also known as cyberchondriosis. Means you are treating your disease from the internet and you are mismanaging the manager, means doctor. So you are a diseased person. तो वो सारे लोग इडियट सिंड्रोम को पढ़ें, जिसको साइबरकॉन्ड्रियोसिस बोलते हैं, और जो अपने आप को रोक नहीं सकते तो फिर उनको साइकेट्रिक कंसल्टेशन करना चाहिए। इट इज साइकोलॉजिकल डिजीज एंड इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ सीरियस। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उनकी बीमारी के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब वो रिलेटेड ही नहीं है। जैसे आपके घर में आप घर में जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम वैसे ही रखी मिले जैसे होटल में मिलती है, प्रॉपर तो नहीं मिलती है। तो थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट जो है, तो भगवान ने जो ये घर बनाया हुआ है जिसमें हम सब रहते हैं, हमारी आत्मा रहती है, उसमें थोड़े बहुत मिसमैनेजमेंट चलते रहते हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली मिसमैनेजमेंट, दिस इज व्हाट इज हाउ इट गोज। क्योंकि इतना बड़े सिस्टम में कुछ चीजें अप एंड डाउन रहती हैं और वो किसी फेज में हो रही, हो सकता है कोई चीज ठीक हो रही हो तो उस जगह आप चेक करेंगे तो अब एबनॉर्मल दिखेगी, कुछ चीज़ डाउन हो रही हो तो उस पर ना जाते हुए आप डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और अपने इन्वेस्टिगेशन को खुद ना पढ़ें। ये
अच्छी बात है। वैसे ये तो बहुत सारे डॉक्टर्स एक्चुअली कहते हैं, डॉक्टर्स आजकल थोड़ा सा डर जाते हैं, जो लोग इंटरनेट पे बहुत सारे चीज़ें पढ़ के आते हैं, क्योंकि वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि थोड़ा हेवायर हो जाता है वो। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो फीमेल्स में ये कैल्शियम की कमी की हमने बात की, आपने बोला ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर न्यूट्रिशन कुछ अपनाना हो उसके लिए? आपने मेरे को मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने कैल्शियम में को ध्यान न दें, मैंने ये कहा कि वो इतना इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के कैल्शियम को मत ध्यान दें। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के कैल्शियम को इतना ध्यान अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, इट मींस आपकी बोन्स में कैल्शियम कम होगा, यानी कि उसको जितनी कैल्शियम जरूरत है वो डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट। तो केवल कैल्शियम कुछ लोग खाते हैं विदाउट विटामिन डी, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो पास हो जाता है। तो विटामिन डी का होना आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी है। नॉर्मल आदमी अगर प्री मेनोपॉजल फीमेल है या 60 ईयर से कम यंग मेल है, तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो सफिशिएंट है, राइट। बस नॉर्मल खाने से, नॉर्मल बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, और अगर आप सिर्फ विटामिन डी का कैप्सूल ले रहे हैं तो कैल्शियम उससे एब्जॉर्ब होकर के आपकी बॉडी में चला जाएगा। एडिशनल कैल्शियम लेना कोई जरूरी नहीं है, ओके, until unless it is prescribed by certain reasons by doctor. ओके। तो इस चीज़ के लिए क्या खाना पीना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने डाइट में शामिल करना ज़रूरी है? आप कोई भी चीज़ जो खाने में आपको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट या वाइट कलर की जो भी चीज़ नज़र आती है, वो सब में कैल्शियम मान लीजिए। अच्छा, क्योंकि याद है जब हम छोटे बच्चे थे तब से एक चीज़ जो सिखाई गई, वो दूध पीने वाला जो रिचुअल घर में आया, वो हर घर में अभी भी है। मतलब ज़माना बदला, ट्रेडिशन बदला, हम मॉडर्न भी हो गए, लेकिन वो एक ट्रेडिशन जो है दूध पीने वाला, और उसके पीछे की जो कहानी है, जो मम्मियाँ पीछे पीछे भागती हैं कि हड्डी मजबूत होगी, कैल्शियम, दांत मजबूत होंगे, तो ये सही है, मतलब इसको फॉलो करना चाहिए। 100%। इसका मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। दुनिया में केवल दूध ही एक ऐसी डाइट है जो कंप्लीट बैलेंस डाइट है। ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें कैल्शियम है, उसमें जितना रिक्वायर्ड फैट चाहिए, जितना ग्लूकोज चाहिए, जितना सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ होता है। ओके। क्यों? कोई भी मैमल मतलब जो 4 पैरों पे चलता है, हम सब, वो जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के एक एक्स ड्यूरेशन तक केवल दूध पे जिंदा रहता है। राइट, करेक्ट जी। हम जब पैदा हुए थे तो मेरी मम्मी ने 1 साल तक दूध पिलाया होगा, पहले तो 2-2, 3-3 साल तक पिलाते थे, तो कम से कम 1 साल तक, और हम डिक्टम एज ए डॉक्टर भी ये कहते हैं 6 मंथ तक ओनली मिल्क, पानी भी नहीं जी। तो ये क्या कहता है कि मिल्क इज द ओनली नेचुरल बैलेंस डाइट, और इतना बढ़िया बैलेंस डाइट है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ बच्चों में होती है। उस समय की ग्रोथ को वो मैनेज कर सकता केवल मिल्क जी, बट मिल्क असली होना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मिल्क इज अ बैलेंस डाइट, और मिल्क अपने आप में कंप्लीट डाइट है, उसमें सब कुछ बराबर होता है, और तभी सारे किड्स कहें, बच्चे कहें, पपीज कहें, जानवर, सब मिल्क पे जिंदा रहते हैं और सक्सेसफुल लाइफ लीड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दूध पीना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बहुत सारे मिथ्स हालांकि जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सर ने बोला है, डॉक्टर कुछ भी कहता है तो पेशेंट्स वेरी रेयरली, बहुत से लोग रेयर चीज़ों पे ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। मैं वो उसको बताने, लैक्टोजन इंटॉलरेंस, उसका इंसिडेंस ये समझ लीजिए कि 10 लाख में 1 लोग। बिल्कुल, वो तो उसको अगर हम एडवाइस करने लगेंगे तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी जो मेरा डिस्कशन है मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए है, क्योंकि ये शायद पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बचपन से ही क्या हमें इन ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है, जैसे कि आपने जो बोला, ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो जाती है, चलो वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, ठीक है, अगर हम कोई जैसे बैंक की जॉब कर रहा है या फिर कोई डेटा एंट्री करता है, मतलब नॉर्मल लोग दिन भर बैठे रहते हैं, बैक का पेन इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बैक का और यहाँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन चीज़ों को थोड़ा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। आपने देखा होगा, आप दिल्ली में दरियागंज में जाइए, वहाँ पे 60 साल 70 साल के बाबा रिक्शा चला रहे होते हैं जी, जिस पे 20 साल 25 साल के लोग बैठे होते हैं जी। बिल्कुल सही। उनको तो नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज की। अगर आप जितनी बेहतर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतने बेहतर आपकी मसल्स रहेंगी,
और वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन झेलने के लिए रेडी होंगे तो दर्द नहीं होता। क्या है जो फटीग की वजह से पेन आता है, नॉर्मली जो कंप्यूटर पे जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, बैठने वाला जॉब करते हैं, तो सुबह वो फ्रेश जाते हैं, सेकेंड हाफ 2 बजे के बाद से उनको दर्द, हेडेक, ये सब पूरा स्टिफ होने लगता है। बिकॉज क्योंकि भगवान ने हमें बैठने के लिए नहीं बनाया था। राइट। उसने ये नहीं सोचा था कि वो चेयर मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, वो तो नॉर्मल समझ के चले थे। अब हम बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ये नहीं सोचा था ना उन्होंने। तो ऐसे बैठे 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 सारी मसल्स एक फिक्स रोल प्ले कर रही हैं। राइट। और वो उसमें फटीग आएगी, वो नेचुरल है ना। अब आप जल्दी थक जाएंगे तो उसका इलाज क्या है? आप उसको स्ट्रेंथन करो। हम अगर 10 बार डंबल मारेंगे तो थक जाएंगे, दर्द आ जाएगा। अब कोई बॉडी बिल्डर है, वो 100 बार मारेगा, वो नहीं थकेगा। राइट राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू एवरी मसल जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हैं। वो सारी मसल, अगर आपकी जॉब ऐसी है तो उनको स्ट्रेंथन कर दो। आपका बैक पेन, शोल्डर पेन, अपर नेक पेन, हेडेक, शाम का इरिटेशन सब खत्म हो जाएगा। जस्ट हाफ एन आवर एक्सरसाइज इन मॉर्निंग। और मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ सूर्य नमस्कार। हम T3 पे देखते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, बिल्कुल सही। अगर, और वो बहुत ही सिंपल है, उसके 5-6 स्टेप्स रोज सुबह आप कर लीजिए और उसको रेगुलर फीचर बना लीजिए। एक साइकिल करने में करीब करीब ईमानदारी से करें तो 3 मिनट का समय लगता है। और 15 से 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार सुबह ब्रेकफास्ट के पहले जी और शाम के डिनर के पहले अगर आप कर लें तो 80% लोगों का, जो यंग मेल है, जिनको मैं 50 ईयर से कम मांगता हूँ या इवन 60 ईयर से कम मानता हूँ आजकल, जो बैठने का काम करते हैं, उनकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। अगर आप ट्रेंड्स 9 देखते हैं तो मैंने सूर्य नमस्कार कितने तरीके से किया जा सकता है वो सब बताया हुआ है। एक बार आप चेक कर लें तो थोड़ी आसानी और हो जाएगी। अब तो सर भी कह रहे हैं सूर्य नमस्कार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको डॉक्टर के पास कम से कम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा, है ना सर। सर अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक जनरल आजकल बात हो गई है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, ठीक है, तो ये थोड़ा इसके ऊपर हमें बताइए कि कैसे इसको अभी तो हम बोन और मसल्स की बात कर रहे थे और एज हमारी 50 ईयर से कम की थी। बिल्कुल। अब हम आते हैं जॉइंट की बात करते हैं। तो जो रिमेटॉइड का पेन है उसके लिए एंटी रूमेटिक मेडिसिन चलेगी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो उनकी सीवियरिटी अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेगा। अदरवाइज यंग मेल में जॉइंट पेन का दूसरा कॉज होता है यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड ऑफ एंड ऑन बढ़ता घटता है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। और एक चीज़ इसमें भी याद रखिए कि आपका यूरिक एसिड ब्लड में नॉर्मल है, उसके बाद भी आपका जॉइंट पेन यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। राइट। तो ये आप ना समझें कि अरे ब्लड में तो कम है तो फिर यूरिक एसिड ना, ये जरूरी नहीं है। हाई है तो वो कंफर्म करता है, नॉर्मल है तो वो निगेट नहीं करता। ओके। और जॉइंट पेन जो इसमें यूरिक एसिड में होता है उसका कॉमनेस्ट साइड जो होता है आपका ग्रेट टो का जॉइंट होता है। ओके। अगर यहाँ के जॉइंट में आपको एक्यूट पेन आया, बहुत सीवियर पेन होता है गाउट का, एक्यूट, सीवियर, रेड, हॉट, टेंडर, स्वेलन, अच्छा, ये अगर कैरेक्टर आपके फुट में आ रहा है या कभी एक्यूट नी पेन आता है बिना किसी कॉज के, तो ये एक रीजन हो सकता है आपको यूरिक एसिड या गाउट। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, वो वेल कंट्रोलेबल डिजीज है। और जैसे यूरिक एसिड किसी एंजाइम की कमी से होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज बोलते हैं। तो जैसे डायबिटीज के लिए आपको रेगुलर फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, थायराइड के लिए, वैसे आप यूरिक एसिड अगर है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट यूरिक एसिड फर्स्ट इफ यू हैव जॉइंट पेन। ओके। अब बात करते हैं 50 ईयर के बाद की। जी। 50 ईयर के बाद की अगर हम बात करते हैं तो अभी एक चीज़ हम बीच में मिस कर गए हैं, मैं उसको जस्ट समराइज करूंगा। जी बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आधी आबादी महिलाओं से मीनोपॉज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में मीनोपॉज वेरी करता फ्रॉम 40 टू 52 इवन 55 तक। और मीनोपॉज के बाद या प्री मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉज एंड मीनोपॉज 3 फेज होती हैं। ये टोटल वेरी करती हैं 5 साल तक, ओके, अप टू 5 इयर्स तक। मे बी एक्सेप्शनली ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट वेरी। मीनोपॉज में सीजेशन ऑफ मेंसेस इज नॉट द साइन ऑफ मीनोपॉज। अगर आपका मीनोपॉज आज शुरू हो रहा है तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है 2 साल बाद बंद हो। अच्छा। क्योंकि ये ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है ना।
धीरे धीरे हार्मोन्स कम होंगे तो वो होता है कि पहले हम 4 डेज तक ब्रीड करते थे, फिर 3 डेज तक, फिर स्कैंटी हुआ, पर हो तो रहा है। तो नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में है कि जब हमारा बिल्कुल बंद हो गया दैट इज मेनोपॉज। नो, इट स्टार्टेड बिफोर दैट अराउंड 2 years। और जब मेनोपॉज होता है तो कुछ सिम्टम होते हैं, मतलब पीरियड अगर मान लीजिए आ भी रहे हैं और आपको लगता है कि जब आपकी एज 35 थी, 40 थी, तो जैसा फ्लो था, जैसा कैरेक्टर था, वो अगर उसमें कोई कमी आ रही, स्कैंटीनेस आ रही है, तो ये मेनोपॉज का साइन हो सकता है। ओके। और जब मेनोपॉज होता है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। आपको थकान लगती है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं। ये नॉर्मल हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो और वो बिल्कुल वेग सिम्टम्स होते हैं। और ये फीमेल सबसे ज्यादा निगलेक्ट होती हैं ट्रीटमेंट में। राइट। क्योंकि उनको आज गर्दन में दर्द हुआ तो गर्दन वाले को दिखाया, कल टांग में दर्द हुआ तो टांग वाले को दिखाया, परसों कमर वाले को हुआ तो कमर वाले को। एक्चुअली इट इज मेनोपॉज। तो इफ यू आइडेंटिफाइड योरसेल्फ एज अ मेनोपॉज लेडी, यू जस्ट गो फॉर मेनोपॉज ट्रीटमेंट एंड यू विल बिकम ऑल राइट। आपका फटीग, थकान, मेंटल टेंशन, नेक पेन, हेडेक, इरिटेशन, इमोशनल लायबिलिटी, गुस्सा आना, रोने लगना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारे सिम्टम होते हैं। और ये सबको समझना चाहिए कि अगर लेडी मेनोपॉज में है, चाहे वो आपकी कुलीग है, चाहे आपके घर की वाइफ है, आपकी मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो वो एक फेज होती है जिसमें वी हैव टू एडजस्ट एंड लेडी हैज टू अंडरस्टैंड कि शी नीड्स ट्रीटमेंट। तो ये एक चीज बच गई थी, तो मैंने कहा ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और कोई भी लेडी जो मेनोपॉज के अप्रोच कर रही है और उसको इस तरह के वेग सिम्टम्स हो रहे हैं, तो शी मस्ट गो टू आइदर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन, बिकॉज आई ऑल्सो ट्रीट मोस्ट ऑफ द लेडीज गॉट डायग्नोज एज पोस्ट मेनोपॉजल लेडी बाय मी ओनली। Oh, because history is more important. Right. Because it's just history. There is no test which can say it is. There are certain tests latest अभी आए हैं, but majority जो मेनोपॉज है वो हिस्ट्री से डिसाइड होता है। तो आप जॉइंट पेन की बात करें जी, 50 ईयर के आसपास एज के साथ जो कॉमनेस्ट जॉइंट डिजीज होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। ओके। जैसे आप जवान होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, तो आपके बालों में सफ़ेदी आती है, राइट, स्किन में झुर्रियाँ आती हैं, आपकी आंखों में चश्मा लगता है, उसी तरीके से घुटने की कार्टिलेज घिसती है जी, और वही आर्थराइटिस का कॉज होती है जी। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। ओके। तो इसको अपनी बॉडी का पार्ट समझ के चलिए, बीमारी नहीं है। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट अ डिजीज। ओके। और ये हेरिडिटरी से इसका हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत सर, ये ना मिथ्स है एक्चुअली। हाँ। ये बहुत अच्छा वो आपने ये बता दिया कि उसका मतलब जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सर एक बात बताइए, ऐसा भी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी किसी का तो खैर बहुत सीवियर हो जाता है, जहाँ पर नी रिप्लेसमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे जुड़ी जो बातें हैं बहुत सारे लोग इसलिए कराते नहीं है नी रिप्लेसमेंट, वो चलाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कम से कम अभी उठ के अपने काम तो कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, फिर बाद में वो भी नहीं हो पाएगा। और ये फीमेल्स में ही ज्यादा देखने को क्यों मिलता है सर? ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली देखा गया कि अगर आपकी हाइट कम है जी, आपका वेट ज्यादा है जी, आपका फीमेल सेक्स है जी, और आपकी एक्टिविटी कम है तो ये सब प्रीडिस्पोज करता है आपके नी को ऑस्टियोआर्थराइटिक बनाने में। ओके। तो अगर आप एक्टिव हैं, हाँ हाँ, आपका फीमेल सेक्स नहीं है, ओके, यानी आप मेल हैं और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डिले हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट फैट, अगर आप मोटे हैं, मैं बड़ा मतलब ऑडियंस को मानना चाहिए कि अगर वो मोटे हैं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। मोटापा अपने आप में बीमारी है, वो कहते हैं ना मोटापा और 100 बीमारी एक बराबर होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मोटापा हो गया तो बहुत सारी बीमारियां उससे जुड़ी अपने आप चली आती हैं बिना बताए। तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस, नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन नी जॉइंट में होता है, और नी जॉइंट के पेन के लिए अगर आपको ओकेजनल पेन हुआ, चल रहे हैं आज एक हफ्ते से पेन हो रहा है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। वेट, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, आएगा और फिर जाएगा, वैक्सिंग वार्निंग पैटर्न में आएगा,
पहला सिम्टम जो नज़र आता है, ज़मीन पे अगर आप उकड़ू बैठते हैं और पालथी लगाते हैं तो उसमें आपको दर्द आएगा अर्ली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आप नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। आजकल आपने देखा होगा कि किसी भी घर में इंडियन टॉयलेट नहीं मिलता, नहीं, वेस्टर्न मिल रहा है। बिल्कुल। ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रीडिस्पोज करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम करेगा। आप अपने घर में जाके बच्चे को बोलिए जो 40, 30, 35 साल का है कि जमीन बैठे हो नहीं बैठ पा रहा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होना भी एक रीजन हो जाएगा। अच्छा। जो लोग वेस्टर्न स्टाइल यूज करते हैं उनको हिप की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, और जो लोग इंडियन यूज करते हैं उनको नी की होती है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में आपको दोनों को यूज करना है। बंद तब करना है जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस सेट इन हो जाए। राइट। ये नहीं कि हम जमीन पर नहीं बैठेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी। नो, आप नहीं बैठेंगे तो जल्दी होगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपने खत्म कर दी है। राइट राइट। ठीक। और अर्थराइटिस नॉर्मली देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, नी जॉइंट जो सबसे ज़्यादा वेट बेयर करते हैं, राइट, और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो घुटने का मूवमेंट होगा और हिप का मूवमेंट होगा। यही वजह है कि जो कॉमनेस्ट अर्थराइटिस होती है वो नी की होती है, फॉलोड बाय हिप की, फॉलोड बाय शोल्डर की, फॉलोड बाय एल्बो एंड एंकल की। राइट। सारे जॉइंट की अर्थराइटिस होती है और हम सारे जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके। एक्सेप्ट वेरी रेयर फ्यू जॉइंट्स, बट कॉमनेस्ट इज नी, तो हम अभी नी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फॉलोड बाय हिप एंड शोल्डर। नी जॉइंट का पेन नॉर्मली अगर आपकी एज 50 साल के ऊपर है, आपको रेगुलर जब भी चलते हैं आपको दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आपको दर्द होता है, आप वॉक करने नहीं जाते हैं क्योंकि आपको दर्द होता है, और आप अगर फैटी हैं, फीमेल हैं, और आपको लगता है कि ये जो पेन हो रहा है ये रेगुलर बना हुआ है मोर देन 6 वीक्स और 2 मंथ, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब इनिशियली शुरू होता है तो वो वेव पैटर्न होता, हुआ नॉर्मल हुआ, हुआ नॉर्मल हुआ, हुआ नॉर्मल हुआ। इसमें क्या होता है कि आपको दर्द हुआ, आपने दवा खाई, ठीक हो गया। हाँ। नहीं भी खाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ, लेकिन चूंकि आपको एक्टिव रहना है तो उस ड्यूरेशन में दवा खानी पड़ेगी, फिर आप नॉर्मल। ओके। तो मरीज को लगता है कि अरे इस डॉक्टर के पास गए, मैंने दवा खाई, ठीक हो गया, फिर हो गया, तो ये डॉक्टर बेकार है, दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं है, डॉक्टर चेंज कर लो। हाँ, तो डॉक्टर चेंज करने की बजाय यू शुड अंडरस्टैंड योर डिजीज। राइट। ठीक, अपने डॉक्टर से पूछ ले कि डायग्नोसिस क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझ जाइए। जितना ज़्यादा आप बेहतर आप अपनी बीमारी को समझेंगे उतना बेस्ट आपका मैनेजमेंट होगा और उतना आप खुश रहेंगे। बिल्कुल सही कहा सर। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग पैटर्न अगर है, आपका डिजीज 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गई है, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज एक्सरे। राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे जान के अलावा किसी इन्वेस्टिगेशन का कोई रोल नहीं है। अच्छा। MRI का रोल बहुत ही रिमोट है, एक्सरे से ही 95% ऑस्टियोआर्थराइटिस कंफर्म हो जाती है जी। और उसके लिए इनिशियली रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक, आप रन कर सकते हो तो रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, ये सब शुरू कीजिए। एक्टिव लाइफ स्टाइल लीजिए, अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल, थाई मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए जी। और एक चीज मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीढ़ियों पर चढ़ने में दर्द हो रहा, तो हमने सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दिया। हाँ। हमें चलने में दर्द हो रहा तो हमने चलना बंद कर दिया, तो फिर ये कोई मैनेजमेंट नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपके डॉक्टर ने मना किया तब आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बंद कीजिए। अदरवाइज आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ो, क्वाड्रिसेप्स वीक होगी। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज आपको कराता है सीढ़ियाँ चढ़ने से, वही क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है। ओके। और टेम्परेरी पेन के लिए तो आप बिल्कुल ना बंद करें। अगर आप परमानेंट होता है और डॉक्टर कहता है कि ठीक है, अगर अभी आपको दवा से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा और आपकी सर्जरी की जरूरत नहीं है तो आप अवॉइड करें, बट अवॉइडेंस शुड बी एडवाइज्ड। राइट। ऑप्टेड नहीं होना चाहिए, मेरे को मन कर रहा है, मुझे चलने में दर्द है तो हम चलेंगे नहीं, तो फिर क्या फायदा है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन अगर आपको रेगुलर बना हुआ है और एक्सरे आप कराते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर सब बहुत गैप कम हो गया, गैप बढ़ गया। हाँ, गैप बहुत exactly. बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली जब हम एक्सरे करते हैं नी जॉइंट को खड़े करके, पहली चीज ये कि आपको घुटने का दर्द है तो आपका एक्सरे हमेशा खड़े होके होना चाहिए, दोनों घुटनों का एक साथ होना चाहिए, स्टैंडिंग व्यू बोलते हैं। उसमें अगर आपको गैप दिख रहा है, थाई बोन और लेग बोन में गैप दिख रहा है, तो ये नॉर्मल है। ओके ओके, ठीक। आप उसमें आपको दर्द ज्यादा होता है तो ये गैप धीरे धीरे कम होता है।
एक सिचुएशन आ जाती है जब आपको गैप नहीं दिख रहा है। कोई भी आदमी अपना एक्सरे करा करके खड़े होकर देख ले, अगर उसकी थाई बोन और लेग बोन एक दूसरे से चिपक गई हैं और उनके बीच गैप खत्म हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट इज ओनली सर्जरी। ओके ओके, क्योंकि कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब केवल जो आपको गैप दिखता है वो हवा नहीं होती, वो कार्टिलेज होता है। ओके, वही खत्म होती चली जाती है, घिसती चली जाती है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जो लोग कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई है, राइट, वो बढ़ती नहीं है। हाँ। होता क्या कि जैसे अब तो पता नहीं, चंदन को पहले घिसते थे तो किनारे किनारे जमा हो जाता था, करेक्ट। तो वैसे ही जब जॉइंट रेगुलर मूव करता है तो वो चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती है कार्टिलेज, जिसको हम बोलते हैं हड्डी बढ़ गई है। वो एक्चुअली ऑस्टियोफाइट होता है। तो वो जो कार्टिलेज घिसी है वही डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम हड्डी का बढ़ना कहते हैं। ओके, मतलब आम भाषा में यही कहते हैं जी। अगर जॉइंट का स्पेस खत्म हो गया है, हड्डियां एक दूसरे को रब कर रही हैं, तो द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल ऑल ओवर द ग्लोब इज सर्जरी। इसके पहले की सारी स्टेज में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, मेडिसिन, इंजेक्शन, सबका रोल है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि मरीज को आज मैं बोलूंगा, देखा तुम आप इंजेक्शन लगा लो, बोले नहीं अभी नहीं लगाऊंगा। फिर जब 2 साल बाद अब सर्जरी करा लो, नहीं अब इंजेक्शन लगा दो, तो वो उस फेज में काम ही नहीं आएगा। राइट। तो जिस स्टेज में जिस चीज की जरूरत है वो करना चाहिए, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन मेडिकल फील्ड। सक्सेस रेट इज 97 to 98%। वाओ। जॉइंट रिप्लेसमेंट की सक्सेस रेट इज 97 to 98%। इट इज मोर देन एनी अदर सर्जरी, हाईएस्ट सक्सेस रेट कह सकते हैं। इतने सक्सेसफुल सर्जरी होती है। और सर्जरी के बाद आपको एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद एक चीज बहुत जरूरी है कि पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन एंड सुपरवाइज फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 1 साल से फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, दैट इज वेस्ट। वो कराने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइज का मतलब एज एडवाइज बाय डॉक्टर। आप अपने आप करा रहे हैं तो आपके पास पैसा, आप करवा रहे हैं, वो अलग की बात है, बट मेडिकली दैट इज नॉट हेल्पिंग। इट शुड बी सुपरवाइज्ड। यू शुड लर्न व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड फॉलो दैट। नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट अगले दिन से खड़े होकर चलते हैं। हम डिस्चार्ज करने के पहले, हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने के पहले उनको सीढ़ियाँ चढ़ना उतार के भेजते हैं जी। उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको वॉकर से चलने को कहते हैं जी। वॉकर 3 हफ्ते तक चलता है। 3 हफ्ते के बाद प्रोटेक्शन के लिए छड़ी होती है, करीब 10, 15, 20 दिन, महीने भर, डिपेंडिंग ऑन क्या फिटनेस रही है। और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट वॉक करते हैं। थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट रहती है क्योंकि वो फीलिंग बदल जाती है, कभी डंड गर्म। मैं सर्जरी के बाद की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। कुछ मरीजों को सर्जरी के बाद कभी स्वेलिंग लगती है, कभी नहीं लगती है। एक में ज़्यादा दर्द लगता है, एक में कम दर्द लगता है। एक तरफ गर्म लगता है, एक तरफ ठंडा लगता है। ये चीज़ें नॉर्मल पार्ट ऑफ रिकवरी है। ओके। उसको बस शॉर्टेस्ट वे में समझा रहा हूँ। जैसे कि आप, मेटल होता है वो, आप अभी अपने घर में आप लकड़ी को टच कीजिए और मेटल को टच कीजिए। मेटल ज़्यादा ठंडी होगी, लकड़ी कम ठंडी होगी, और हम कम सबसे ज़्यादा गर्म होंगे। ओके, राइट। अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर चेंज होगा, हाँ, तो बॉडी का टेम्परेचर तो 37 पे रहेगा, बट जो उस बॉडी के अंदर मेटल पड़ा हुआ वो तो अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी ठंडा रहेगा। तो वो जो डिफरेंस होता है, वो बॉडी एडजस्ट करने में, गर्म ठंडा, इधर का उधर का, जो वेग से सिम्टम बताते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। और इसमें बॉडी को अडॉप्ट करने में करीब 1 से 1.25 साल तक का समय लग सकता है। तो वो सारे लोग जो नी रिप्लेसमेंट करा चुके हैं, सक्सेसफुली वॉक कर रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं, तो उनका नी रिप्लेसमेंट अच्छा है, खराब नहीं है। 1-1.5 साल में वो सब ठीक हो जाएगा और आप नॉर्मल फील करेंगे। बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई, क्योंकि ये मिथ अभी भी इतना, जबकि साइंस इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, सबको पता है कि नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से डरते हैं कि अभी तो मैं कम से कम छड़ी के सहारे चल सकता हूँ, वॉशरूम जा सकता हूँ, अपने काम सारे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद वो भी खत्म हो जाए। नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। हिंदुस्तान का ओल्डेस्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी मेरे नाम पे है, 107 ईयर एज की, जिसके लिए गिनीज में नॉमिनेटेड हूँ। उसके बाद अब ये तो पता था मुझे। हाँ, उसके बाद अब यूके का कोई पेशेंट है जिसकी एज 111 ईयर है, तो अब वो ओल्डेस्ट है। बट इंडिया का ओल्डेस्ट पेशेंट हिप रिप्लेसमेंट किया हुआ
वॉक करते हुए घर गया है और सक्सेसफुल रहा है, अगर 107 ईयर्स में वॉक करके जा रहा था तो आप उससे कम तो होंगे ही। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से डरिए नहीं, बट हाँ अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखिए, प्रॉपरली चूज कीजिए, डोंट डाउट ऑन योर डॉक्टर। राइट। पर सर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू है सॉरी, वो ये है कि हैं बहुत सारे लोग जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा एज में कराई, हो सकता है उनके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम है या पोस्ट मेंटेनेंस जो आप कह रहे थे जो बहुत ज़रूरी है करना वो शायद ना हो पाया हो, तो वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते हैं आफ्टर नी रिप्लेसमेंट भी। तो मुझे लगता है यही कुछ ऐसे केसेस जिसकी वजह से पूरी जनता को डर लगता है। इसको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एज ए डॉक्टर हम आपका घुटना बदल सकते हैं, किस्मत नहीं बदल सकते। और एक और चीज़ है, मुझे लगता है विल पावर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बिल्कुल। और एक आखिरी चीज कि सर्जरी के पहले जो कंडीशन है, हाँ, सर्जरी के बाद आप उससे मिरेकल मत समझिए। अगर आप व्हील चेयर पे आए हैं तो आप हो सकता है व्हील चेयर पे ही वापस जाए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। राइट, वो एक दिन में तो नहीं हो सकता। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हमने जॉइंट बदला है, पर आपकी मसल्स जो आप खराब करके लाए हैं, हाँ, उनका क्या, उनकी पावर नहीं है, राइट, तो वो टाइम लगता है। अगर आप पेशेंट वॉक करते हुए रिप्लेसमेंट कराने आया है तो वो दौड़ते हुए जाएगा, राइट। मतलब जितना अर्ली आप डायग्नोज करके अर्ली इसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा। हाँ, तो जस्ट इसका यही था, राइट, जी, है ना? सर एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उनको लगता है कि ये ज़बरदस्ती की दवाई है, ज़बरदस्ती का इंजेक्शन है, और कुछ ये भी बात है कि जो हड्डी की दवाइयाँ होती हैं दे आर लिटिल हार्श, मतलब थोड़ी हार्ड होती हैं, तो इससे हार्ट पे भी बहुत असर पड़ने की उम्मीद है। ऐसे 2-3 डॉक्टर्स का भी कहना है, बहुत जगह ऐसा सुना भी है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हार्ड या सॉफ्ट कोई दवा नहीं होती, ये मिथ है। अब ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों की बीमारी है, हड्डियों का इलाज है, तो सबको लगता है हार्ड। हमें भी कहते हैं कि एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, अरे तुम्हारे तो दिल ही नहीं है, तुम तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। इट इज जस्ट सेइंग, मिथ है। हार्ड और सॉफ्ट कोई दवा नहीं होती है। ऑर्थोपेडिक्स में दवाएं कितनी हैं? कुल 3-4 तो दवाएं हैं। कैल्शियम, विटामिन डी, आपके जॉइंट के लिए आपको ग्लूकोसामिन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ज़रूरत पड़े तो आपको जॉइंट में इंजेक्शन, और पेन किलर जिसको आप कहते हैं वो हमारे लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जी। तो बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि डॉक्टर ने अगर 3 हफ्ते का पेन किलर बताया है तो 3 दिन खा के बंद कर देते हैं। क्योंकि दर्द उसमें थोड़ा कम होता है तो उनको लगता है ठीक हो गया, बस ठीक हो जाता। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप मेडिकली फिट हैं, आपका किडनी ठीक है, आपको कोई और बीमारी नहीं है सिग्निफिकेंट, तो आपको अगर डॉक्टर ने 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते का आपका पेन किलर दिया हुआ है तो आपको खाना है। क्योंकि पेन किलर किलिंग इफेक्ट इमीडिएटली खत्म हो, अभी आपने दवा खाई 2 घंटे में पेन खत्म हो जाएगा। जी, सही। लेकिन जो वो पेन का रूट कॉज है दैट इज इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन जॉइंट में जिसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, टेंडन, लिगामेंट, उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, हम वहां पे चूंकि ब्लड सप्लाई नहीं, तो जो दवा हम खाते हैं उसको वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। राइट। तो जब तक इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होगा तब तक आपका पेन खत्म नहीं होगा, और आप एसओएस पेन किलर खाएंगे तो आप हमेशा खाते रहेंगे। इससे बेहतर है डॉक्टर के प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन तक आप पेन किलर लें, और वो अप टू 3 to 6 वीक्स तक का हो सकता है, बशर्ते आपकी किडनी फंक्शन नॉर्मल हो। ये बहुत ज़रूरी है, किडनी फंक्शन नॉर्मल है और आपका ड्यूरेशन 3, 4, 6 हफ्ते का होगा, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, और जब उसका इन्फ्लेमेशन खत्म होगा तब आपका पेन खत्म होगा। होता क्या है कि आप 4 दिन की दवा खाते हैं, उसके बाद आप ठीक हो गए, फिर बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं अरे फिर आ गया, बेकार है डॉक्टर ये, तो दूसरे के पास गए, फिर उसने लिखा, फिर उसको 4 दिन खाते हैं। आप रूट कॉज इन्फ्लेमेशन को खत्म नहीं होने दे रहे हैं, आप डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, और जनरली ये करते हैं लोग, करते हैं। अब हील पेन की बात करते हैं जी। हील में ब्लड सप्लाई ही नहीं है, हम जो दवा आज खाएंगे वो उसका पेन किलिंग एक्शन तो ब्रेन से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल से ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए उस मेडिसिन का वहां जाकर के कंसंट्रेट होकर के 3 वीक्स तक कंटिन्यूअस उस लेवल पे रहने पे ही इन्फ्लेमेशन खत्म होगा, और जब तक इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होगा आपका पेन खत्म नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन तक पेन किलर जिसको आप कहते हैं, मैं उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी कहता हूँ, उसको लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका किडनी प्रॉब्लम है तो
तो यू शुड इन्फॉर्म योर डॉक्टर। राइट। आपको कोई और डिजीज है तो यू शुड इन्फॉर्म योर डॉक्टर, बट डोंट चेंज द ड्यूरेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। यानी कि डोज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और ये बहुत सारे लोग करते हैं जी। मतलब अगर पेन किलर वो खा रहे, उनको लगता है अननेसेसरी पेन किलर क्यों खाना, उनको ये समझ में एक्चुअली आ नहीं पाता है कि वो पेन किलर पेन खत्म करने से ज्यादा इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए दिया गया है। बिल्कुल। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, जी, हमारे लिए रोज की प्रॉब्लम है। सर एक और जो बीमारी है, जो मतलब वो बीमारी नहीं है बेसिकली, वो क्यों हो जाता है और बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं, पर आप मुझे बताइए जो मेन रीजंस हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि स्लिप डिस्क इस न्यू लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, और इससे लंबी हाइट वालों का क्या रिलेशन है? स्लिप डिस्क बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और 90% से ज़्यादा स्लिप डिस्क सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। अच्छा। ओनली लेस देन 10% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके। आपको समझना पड़ेगा स्लिप डिस्क क्या है। शॉक एब्जॉर्बर है आपके स्पाइन के बीच का। राइट। 2 वर्टिब्रा हैं, उसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे स्लिप डिस्क होती है, डिस्क होती है। अब बोन ऊपर नीचे, बीच में डिस्क है। डिस्क सॉफ्ट है, इलास्टिक है, ठीक। अगर मूवमेंट होगा तो चांसेस ऑफ स्लिप होने के हैं, पर अगर बाहर जो आपने कवर लगा रखा है वो स्ट्रांग होगा तो उसको कम कर देगा। यानी कि स्पाइनल मसल्स अगर आपकी वीक होंगी और आप आगे झुक के वजन उठाओगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे जिसमें हाइपर बेंड होगा, तो वो स्लिप, चूंकि बाहर की मसल्स वीक हैं तो हाइपर एक्सटेंशन या फ्लेक्शन होगा तो वो डिस्क बाहर आ जाएगी। अच्छा। तो जो आपने कहा आजकल क्यों बढ़ गया है, वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आजकल के लोग उन मसल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। राइट। स्पाइन की कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? हार्डली कोई नहीं करता, मैं ही नहीं करता। मतलब सच्चाई बता दी मैंने। सही कहा। दिस इज मतलब मोबिलिटी उसमें रही नहीं, लेकिन यू शुड बी एक्टिव। मैं अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो मैं बाकी 100 चीजें करता हूँ। मैं 6 घंटे खड़े होकर सर्जरी करता हूँ। राइट। ठीक, मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं बाकी सारी चीजें करता हूँ। लेकिन अगर आपकी बॉडी इन जनरल फिट है तो मसल्स आपकी फिट होंगी जी। लेकिन अगर किसी को बैक पेन का प्रॉब्लम है जी, तो उसको एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा उस स्पाइन की मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। राइट। तो उसको स्ट्रेंथन कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। और ये तो बहुत अच्छी बात आपके लिए जानने की होगी कि 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ दवाओं से ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, ओकेजनल इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं। सर्जरी की ज़रूरत डिस्क के केस में बहुत कम पड़ती है। और बता देता हूँ सर्जरी कब करानी चाहिए। अगर डिस्क पेन आपका 2-3 हफ्ते लगातार चल रहा है, आपको बिल्कुल किसी मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है, तो ये वन ऑफ द लास्ट इंडिकेशन फॉर सर्जरी। लास्ट इंडिकेशन। फर्स्ट इंडिकेशन क्या है कि डिस्क की वजह से आपको कहीं वीकनेस आ गई, आपका फुट ड्रॉप हो गया, अच्छा, पावर खत्म हो गई, अच्छा, दैट इज एब्सोल्यूट इंडिकेशन। ओके ओके। आपको डिस्क निकली और आपका यूरिन ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आपको यूरिन पास नहीं हो रहा, या यूरिन करने में डिफिकल्टी आ रही है, या आपके जो प्राइवेट एरिया है उसमें सेंसरी लॉस हो गया, टच करने पे वहाँ पता नहीं चल रहा है। ये सारे रीजन है जब सर्जरी होती है डिस्क की। अदरवाइज ऑलमोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन, ये एक्सट्रीम कंडीशन है। इसके पहले जिनको मेडिसिन मतलब दर्द हो रहा है कमर का और दर्द कमर से चल के पैरों में आ रहा है, उन सबको सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। एक आजकल डिस्क क्यों बढ़ गया है ये इसका रीजन बता देता हूँ। लोग ने एमआरआई ज्यादा कराना शुरू कर दिया। अच्छा। एमआरआई कंप्यूटर है और उसकी रिपोर्ट में थोड़ा सा भी बाहर है तो वो डिस्क स्लिप कहा जाएगा। ओके। तो नॉर्मली 90% एमआरआई जो कमर का कराते हैं उसमें L4, L5, L5S1, L3, L4, डिस्क प्रोलैप्स, कंप्रेसिंग रूट, ये कॉमन फाइंडिंग है। अच्छा। आप 100 फिट लोगों का आप एमआरआई कराएंगे, उसमें 70 में ये फाइंडिंग है। These findings are not correlate with your diagnosis. डायग्नोसिस अगर आपको कमर का दर्द है, अभी मेरा करा के देखे, मेरे भी 1-2 डिस्क बाहर आई होंगे, इट डजंट मीन मेरे को डिस्क है। अच्छा अच्छा। तो जो आपने पूछा कि क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने एमआरआई पढ़ना शुरू कर दिया है, इसलिए बढ़ गया है। अदरवाइज थोड़ा बहुत माइल्ड डिस्क प्रोलैप्स इधर का उधर का होना, इट्स नॉर्मल फाइंडिंग, कॉमन है। उसको आप ये मन्ना मान के चलें कि वो डिस्क की प्रॉब्लम है।
ओके, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। सर एक कॉमन मिथ इससे जुड़ा हुआ मुझे भी याद आ गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लंबे लोग होते हैं ना उनको स्लिप डिस्क ज़्यादा होता है और जल्दी होता है, क्या ये सच है? उनमें चांसेस होते हैं क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है तो जो मसल फाइबर होते हैं ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, वो लीन एंड थिन होते हैं, तो उसमें चूंकि वो टॉर्क बढ़ जाता है ना, हाँ राइट, टॉर्क बढ़ जाता है तो वो चांसेस, अब ये तो पूरा फिजिक्स है। एग्जैक्टली टॉर्क बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, वेट उतना ही है, सर उतना ही है, लंबाई ज्यादा हो गई, आपने झुकाया तो इस वाली डिस्क पे ज्यादा वेट पड़ेगा, तो ये चांस होते हैं। बट उसके बाद भी ऐसा कहना गलत है कि हर लंबे आदमी को डिस्क हो जाएगी या हर छोटे आदमी को डिस्क नहीं होगा। हाँ सर, जब मौसम बदलता है, जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो हड्डी से रिलेटेड अगर किसी की कभी कोई सर्जरी हुई होती है या फिर कोई लिगामेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई पुराना दर्द है जोड़ों का, वो बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होता है, जॉइंट पेन में भी होता है, रूमेटॉइड के पेन में भी होता है। एक तो जब मौसम चेंज होता है तो जो टिश्यू जिसको इंजरी हुई है वो नॉर्मल नहीं रहता है। अच्छा, मान लीजिए लिगामेंट इंजरी हुई है, हीलिंग के बाद वहाँ स्कार हो जाता है, स्कार होने की वजह से वहाँ की जो नॉर्मल नेचुरल एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज होता है वो नहीं हो पाता है। इस वजह से वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है और ये कुछ सालों तक होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा समय के लिए भी होता है। और स्पेशली ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स में जिसमें अगर मेटल अंदर पड़ा हुआ है तो उसमें जैसे मैंने बताया तो वो फीलिंग बनी रहेगी कि मेटल ज्यादा ठंडा होगा, बॉडी 37 पे रुकेगी, तो वो जो डिफरेंस है वो आपको देता है। और एक चीज और होती है, बारिश होने की वजह से जो बाहर का तापमान होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो फॉल करता है, जिसकी वजह से अंदर का जॉइंट फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट टेंस होता है और पेन होता है। तो इसके मल्टी फैक्टोरियल है, बट इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस यू आर नॉट रिमेटॉइड एंड यू आर नॉट एनकाइलोजिंग। रिमेटॉइड अगर है तो आपको बचाव करना चाहिए, एनकाइलोजिंग अगर है तो आपको बचाव करना चाहिए। सर एक और प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो, है ना, बहुत सारे लोग जो ठीक से शायद ये समझ नहीं पाते हैं, गलत डायग्नोज भी हो जाता है कई बार, और फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर हो गया है तो टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, स्टूडेंट एल्बो, आपका टेंडो एक्लिस का इन्फ्लेमेशन, रेट्रोकैल्केनियन बर्साइटिस, हील पेन, ये सारी लगभग एक ही चीज है, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम दिए। राइट, ठीक है। टेनिस एल्बो टेनिस प्लेयर्स में होता है, लेकिन हमें आपको भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो वो टेनिस से रिलेटेड नहीं, ये तो एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है। बेसिकली कुछ मसल्स होती हैं जो बोन में इंसर्ट होती हैं, यूं समझिए कि भैंस और खूंटा, आप समझे, मसल्स, ये फोरआर्म की मसल्स यहाँ इस खूंटे से बंधी हुई हैं, इस एक पॉइंट से। अब किसी वजह से अगर इसमें ओवर स्ट्रेच ज्यादा होगी तो ये खूंटा थोड़ा बहुत हिलेगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो टेनिस। इससे ज्यादा लेमन लैंग्वेज में समझा नहीं सकता। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। एक्चुअली ये ना बहुत कंफ्यूजन वाला टर्म तो है। ये टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो या स्टूडेंट एल्बो या रेट्रोकैल्केनियन बर्साइटिस या टिबियल टेंडिनाइटिस, कहीं पे भी टिस लगा हुआ टेंडन के साथ, तो उन सब में यही है कि जहाँ पे बोन में वो मसल अटैच हो रही है, उसकी ओवर यूज की वजह से या इंजरी की वजह से, जब उस जंक्शन पे जो खूंटे से जहाँ मसल बंधी हुई है, यानी कि मसल जिस जगह बोन पे इंसर्ट हुई है, उसमें जब कभी इंजरी होती है तो वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो आप 3 दिन में बंद करते हैं, उसको 6 हफ्ते खाना चाहिए। और अगर डॉक्टर कहे तो लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना चाहिए विद अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से भी लेना चाहिए जिसको नहीं देना आता हो। और ये इंजेक्शन हमेशा ऑर्थोपेडिक सर्जन ही देता है, ये सिस्टर्स नहीं देती हैं, नर्सेस नहीं देती हैं, कोई वार्ड बॉय नहीं देता, डॉक्टर खुद देता है। इसको ऑर्थोपेडिक इंजेक्शंस बोलते हैं। जो हम दवा खा करके 6 हफ्ते में इफेक्ट लाते हैं, वो जब हम लोकल इंजेक्शन दे देते हैं तो ये वो पूरा कंसंट्रेटेड यहाँ पहुंच गया, तो जो हम खा के पूरा कर रहे थे उसमें वो 1 दिन में पूरा कर दिया। इसलिए सुपरवाइज ओकेजनल injection advised by a good competent orthopedic surgeon for tennis elbow, for retrocalcaneal bursitis, student's elbow, golfer's elbow, any tendinitis should be taken and it is a good treatment of choice. Okay. सर लड़कियों में एक खास तौर से जो
स्टाइल है बेसिकली, तो हम हील्स पहनते हैं। चेंज कई बार फैशन शोज हम करते हैं तो हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं, या फिर हम कोई एंकरिंग के लिए भी बाहर गए, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो चलते ही रहते हैं, बस चलते ही रहते हैं ना, तो 6 इंच की हील या 5 इंच की हील, या कुछ लोग हील्स पहनना ही पसंद करते हैं, तो उससे पैरों में किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है और उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए? अगर सिर्फ हाइट का प्रॉब्लम है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट, तो मुझे लगता है कि आप हील्स की बजाय प्लेटफॉर्म पहनिए, आपकी 90% हील रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, और मतलब पेंसिल हील से ज़्यादा प्रॉब्लम है? पेंसिल हील से ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि पेंसिल हील पहनी क्यों जाती है? अपने गेट को इम्प्रूव करने के लिए पहनी जाती है। राइट, करेक्ट, डेफिनेटली। हाइट का उससे सेकेंडरी ऑप्शन होता है, उससे पोस्चर अच्छा लगता है, पोस्चर अच्छा लगता है, बिल्कुल। इसलिए लोग हील्स पहनते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये जो चीज़ रिकरेक्ट करेगा, यानी कि इसकी वजह से आपके हील में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके फुट में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, हील और फुट में फर्क है। आपको काफ में प्रॉब्लम आएगी, हाँ, काफ आपको थाई के बैक में प्रॉब्लम आएगी, राइट, और आपकी पीठ में प्रॉब्लम आएगी, राइट, क्योंकि आपने पूरी एक्सेस चेंज कर दी है। जब हम खड़े होते हैं तो पूरी एक सिंपल एक्सिस होती है, जब हील कर दी तो सारी एक्सिस चेंज हो गई, यानी जो एडिशनल मसल्स हैं जो अभी तक काम नहीं कर रही थी वो काम करेंगी। जब वो काम करेंगे तो उसमें फटीग होगी, तो आपको ये सारे पेन होंगे। तो अगर आपको हील पहनने के बाद मतलब वो सब्जेक्ट को खुद पता चलेगा कि वो हील पहन रहा है तो उसको क्या क्या दर्द हो रहा है, अगर वो देख ले तो आप हील को बस चेंज करके आप प्लेटफॉर्म कर लीजिए, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और एक अच्छी बात है कि रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस, यानी हील पेन 2 तरह का होता है, एक हील के नीचे होता है और एक हील के पीछे होता है जी। तो जब हील के पीछे पेन होता है तब आप हाई हील पहन सकती हैं, आपको आराम आएगा। ओके, हाँ, मैं इसी पे आने वाली थी। जैसे कि लोगों को हील्स पहन के प्रॉब्लम होती है, मैं हील्स पूरे दिन पहनती हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर मैं बिल्कुल फ्लैट चप्पल पहन लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस हो गया, आदत हो गई है ना आपकी। हाँ, अगर आप बचपन से ही हाई हील पहन रहे हैं तो आपकी बॉडी मैकेनिक्स उस तरीके से सेट हो गई। पर वो आदमी जो हमेशा से फ्लैट पे चलता रहा, अचानक 30 साल के बाद हील पे जाएगा, तो उसकी बॉडी मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आएगी। इट्स ऑल मैकेनिक्स। बॉडी हर सिचुएशन को एडजस्ट कर सकती है, बट जब आप उसकी नॉर्मल सिचुएशन में चेंज करेंगे तो आपको परेशान करेगी। जी बिल्कुल सही कहा सर। पोस्चर का बचपन से ही सही होना कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए या फिर बोन्स के लिए? पोस्चर पे ध्यान न देना इज द बेस्ट एडवाइस। बच्चों को खूब खेलने दें, कूदने दें, एक्टिव लाइफ स्टाइल दें, पोस्चर बॉडी अपने आप बनाती है। ओके, आप अगर पोस्चर को अचीव करने की कोशिश करते हो, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आपने बच्चों का पूछा था। हाँ, क्योंकि तो बच्चों को एक्टिव लाइफ स्टाइल दें, उसकी वजह से ही पोस्चर बेहतर होगा। जब उनकी बॉडी की, ट्रंक की, बैक की, फ्रंट की सारी मसल्स इक्वली एक्टिव होंगी, सारी तरह के खेल खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगी, तो उनका पोस्चर अपने आप ठीक होगा। और एक आखिरी चीज, मुझे लगता है अब खत्म ही होने वाला होगा, बहुत सारा देखा है कि आजकल मैंने देखा है कि बच्चों को फ्लैट फीट ज्यादा हो रहा है। फ्लैट फीट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रीजन ये है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन गिफ्ट में जूता आता है। यस, आता है ना? यस। और हम अपने बच्चे को सारी गंदगी उसको पैर में ही ढूंढते हैं। हाँ, कि बच्चा अरे जूता नहीं पहना, अरे चप्पल नहीं पहना। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जो फुट की मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट होने के लिए रफ सरफेस, घास का मैदान, नंगे पैर चलना मैंडेटरी है। भगवान ने जूते पहनने के लिए नहीं भेजा था, राइट, जमीन पे चलने के लिए भेजा था। तो होता क्या है कि जब आप बचपन से ही बच्चों को जूते पहनाने लगते हैं तो उनकी फुट की इंट्रिंसिक मसल्स डेवलप नहीं होती हैं। एग्जैक्ट, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ गेटिंग फ्लैट फीट एंड फुट डिफॉर्मिटी इज मोर कॉमन नाउ इट इज देन ओल्डर टाइम। एग्जैक्टली। ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड एज में हड्डियों में कैल्शियम का कम होना नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है। ओके, और उसको ही ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से वीकनेस होती है, चलने में इंस्टेबिलिटी होती है, मसल्स वीक होती हैं। यस, ऑस्टियोपोरोसिस में मसल्स वीक होती हैं, राइट। हड्डियां वीक होती हैं, गिरने के बाद फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ते हैं। इसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक्टिव एक्सरसाइज, रेगुलर विटामिन डी, रेगुलर कैल्शियम इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल एज वेल एज आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर इन मेल। सभी को कैल्शियम लेना चाहिए, सभी को विटामिन डी लेना चाहिए जब आपका एज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि
पोस्ट मेनोपॉजल फेज में जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन जो ट्रीटमेंट कभी कभी हार्मोन्स का भी देते हैं उसको लेना चाहिए अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर आप गिरते हैं तो कॉमनली फ्रैक्चर होते हैं, रिस्ट का फ्रैक्चर होता है, हिप का फ्रैक्चर होता है, ये 2 मेन फ्रैक्चर होते हैं। तो इससे बचना है तो अपनी ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करें। और द बेस्ट एडवाइस टू अवॉइड ऑस्टियोपोरोसिस इज फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। ओके। वो लोग जिनको नी का प्रॉब्लम होता है, जो उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बंद कर दिया था, जिन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया था, वो हॉस्पिटल में ऑस्टियोआर्थराइटिस का नी रिप्लेसमेंट कराने नहीं आते, वो अपने हिप फ्रैक्चर को ठीक कराने आते हैं। ओके। क्योंकि उससे ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती है और जब वो गिरते हैं तो फ्रैक्चर होता है और फिर सर्जरी होती है। तो फिर वो उसके बाद भी सर्जरी तो हो जाती, पेन खत्म हो जाता, चल नहीं पाते क्योंकि घुटने आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। राइट। इसलिए प्रॉपर टाइम में प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। है। और एक यंग एज में एक ऑस्टियोमलेशिया एक कंडीशन होती है जो यूजुअली न्यूट्रिशन की वजह से होती है। अब बहुत कॉमन नहीं रही है मेट्रोज़ में, बट गांव में, रूरल एरिया में कॉमन है क्योंकि मदर्स का न्यूट्रिशन कम होता है, उन्हें बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, तो उनमें हड्डियां वीक हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन कैल्शियम वीक नहीं होता, कैल्शियम उनमें ठीक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में फ़र्क ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम कम हो होता जाता है और ऑस्टियोमलेशिया में बोन प्रोटीन कम होता है। ओके। इसलिए वो न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादा होती है। तो वो लेडीज़ जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनको कैल्शियम 3 टाइम लेना चाहिए या खुद भी दूध लेना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, न्यूट्रिशनली फिट रहना चाहिए। ये एक ऑस्टियोमलेशिया होता है, यूजुअली यंग फीमेल में देखा जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया दोनों में बोन पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, थकान होती है, फटीग होता है। इन सब चीज़ों को अगर आप पाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत जानकारी वाली बातें बताई और मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में बहुत आया हुआ अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने बहुत सरल भाषा में समझाया। अब मेरे 2-3 डाउट्स हैं, मैं क्लियर कर लूँ। पहले तो ये कि कुछ लोगों को आदत होती है ये करने की, कहते हैं कि इससे अर्थराइटिस होता है, क्या ये सच है? नो, मिथ बस्ट, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने मतलब अरे ये मत करो इससे तो हड्डी की बीमारी हो जाएगी टाइप्स। इसमें एक लाइन याद रखिए, पूरी बॉडी में कहीं से किसी तरह की कोई भी साउंड आती है और मतलब आपके लिए वो नॉर्मल है और आपको पेन नहीं करती, वो नॉर्मल है। पूरी बॉडी में कहीं से कोई साउंड आती है, वो नॉर्मल है। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स के पास सिर्फ एथलीट्स को जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं को उनकी ज़रूरत होती है, ये किसने कहा? ये एक मिथ है। नो, मुझे तो लगता है ये मिथ ही मिथ है। ये मिथ ही मिथ है, मतलब इस पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती ऑर्थोपेडिक जो होते हैं वो इंजेक्शन और सर्जरी की सलाह देते हैं। मैं कहता हूँ कि ऑर्थोपेडिक से नहीं, मेडिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ फेथ। बिफोर गोइंग टू योर डॉक्टर यू शुड फाइंड अ फेथफुल डॉक्टर एंड देन फॉलो हिम। क्लोज योर आइज। और यही वजह है कि जो आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट होता है, बाबा जी ने पानी का जल दिया सब ठीक हो गए, ये फेथ है। राइट। और ये साइंटिफिक है क्योंकि जब हम 100 लोगों को नॉर्मल दवा देते हैं और 100 लोगों को ट्रायल के लिए सिंपल पानी देते हैं, तो जिनको पानी देते हैं वो भी 25 लोग ठीक हो जाते हैं। ये जो 25% का इफेक्ट है, ये प्लेसिबो इफेक्ट है, यही फेथ है। तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएं जिसके ऊपर फेथ है। अच्छा डॉक्टर डिसाइड करने के पहले फेथफुल डॉक्टर के पास जाएं। राइट। जो वो कहे उसको फॉलो करें, आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से सारी जानकारी मिल गई होगी, जॉइंट्स की, बोन्स की, मसल्स को कैसे आप रख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्टिव। अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में आपको इंडल्ज ज़रूर करना है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, ट्रेंड साइंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर तो आपको पता है आपको करना ही है। और अगले वीडियो में आपको क्या देखना है ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, आपको उसको भी ज़रूर से एक बार क्लिक करना है ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाएँ। थैंक यू सो मच। प्रिया जी, एक मिथ आप पूछना भूल गई। क्या सर? कि कैल्शियम खाने से स्टोन होता है। ये भी एक मिथ है, कैल्शियम खाने से स्टोन नहीं होता।